जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 5 जो कि गद्य खंड का चैप्टर नंबर 5 यानी नागरी लिपि है। ठीक है, यह क्या है? पाठ की विधा हमारा निबंध है। क्या है ये? रचना निबंध है। ठीक है, इस कहानी को जो है कहेंगे कहानी, भाई ये निबंध है तो कहानी का बात क्या हुआ? देखिए, इस निबंध को अगर आप चैप्टर को अगर आप पढ़ें, इसको अगर आप रीडिंग करें, आपको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। लेकिन हम इस वीडियो में जो है आपको ये गारंटी देते हैं कि इस चैप्टर से जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उन सभी को जो है हम क्लियर करा देंगे। इस वीडियो को बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे रीडिंग नहीं कराएंगे, बल्कि आपको जो इनमें से निचोड़ है ना, उन सभी को निकाल के जो आपके लिए जरूरी है बस उसी का जो है आपको देंगे और उसी को बस आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको याद भी हो जाएगा, जस्ट इस क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके जो रचनाकार हैं, जो इनके निबंधकार हैं नागरी लिपि के, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है ना। देखिए, नागरी लिपि क्या है? निबंध है। और इसके निबंधकार जो है वो कौन है? गुणाकर मूले। नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? गुणाकर मूले। गुणाकर मूले जी का जन्म जो है 1935 ईस्वी को महाराष्ट्र के अमरावती जिला के एक गांव में हुआ था। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। ठीक है, इनके शिक्षा दीक्षा की अगर बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा जो है इनका गांव परिवेश में ही हुआ, ग्रामीण परिवेश में ही हुआ था, गांव घर में ही हुआ था। कौन सी भाषा में? तो मराठी भाषा में इनका प्राथमिक शिक्षा हुआ था। ठीक है अभी इन्होंने जो है मैट्रिक से लेकर के एमए तक जो पूरा पढ़ाई किया वो गणित भाषा में किया था, मतलब सॉरी गणित सब्जेक्ट से किया था इन्होंने। कौन से सब्जेक्ट से? गणित सब्जेक्ट से इन्होंने जो है मैट्रिक से लेकर के एमए तक की पढ़ाई, सोच सकते हैं मास्टर ऑफ आर्ट, वहां तक की पढ़ाई इन्होंने गणित सब्जेक्ट से किया है। लेकिन ये साहित्यकार में जो है बहुत ही निपुण हो चुके हैं। सोच सकते हैं कि अलग ही इनका एक लेवल चल रहा है। भाई एमए किया है किस चीज से? गणित से, मैथ से एमए किया है, लेकिन इसको मैथ के क्षेत्र में जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये क्या हो गए? तो ये साहित्य में जो है लीन हो गए और साहित्य को अपना योगदान दे दिए, है ना। चलिए और एक इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, मूले जी जो है अंग्रेजी और हिंदी की जो पढ़ाई इन्होंने किए थे ना, वो वर्धा जाकर के किया था। कहाँ जाकर के? वर्धा में इन्होंने जो है अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई की थी। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि नागरी लिपि के निबंधकार यानी गुणाकर मूले जी ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ की थी? वर्धा में। ठीक है, गुणाकर मूले वर्धा में कौन से विषय, कौन से सब्जेक्ट की या कौन सी भाषा की पढ़ाई की थी? अंग्रेजी और हिंदी की। याद रहेगा। ठीक है देखिए, गुणाकर मूले का निधन 2009 ईस्वी को हुआ था। ये आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन आपका बनता है। अब बताइए आप ध्यान से, गुणाकर मूले कौन है भाई? तो गुणाकर मूले हैं नागरी लिपि के रचनाकार है। नागरी लिपि क्या है? तो निबंध है। इसके निबंधकार कौन हो गया? गुणाकर मूले। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। ठीक है, गुणाकर मूले की प्राथमिक शिक्षा कौन सी भाषा में हुई? मराठी भाषा में। कहाँ हुई थी? गांव ग्रामीण परिवेश में हुआ था। इन्होंने मैट्रिक से लेकर के एमए तक की पढ़ाई कौन से सब्जेक्ट में की थी? मैथ में की थी। कौन से सब्जेक्ट में? मैथ में। और इन्होंने जो है अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान यानी इसकी पढ़ाई कहाँ जाकर के की थी? वर्धा में। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ रचनाओं की बात कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने 25 वर्ष में, केवल 25 वर्ष में, है ना, केवल 25 वर्ष में 2500 से अधिक लेख इन्होंने लिखा है। अधिक लेखन लिखा है इन्होंने। कल्पना कर सकते हैं, मात्र 25 वर्ष में 2500 लेखन, 25 वर्ष में 2500 लेखन, साथ साथ 30 पुस्तक इसका प्रकाशित हो चुका था। 30 पुस्तक का प्रकाशन हो चुका था, छप चुका था, पब्लिश हो चुका था 30 पुस्तक। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कौन से रचनाकार की 30 पुस्तकें 25 वर्ष के अंतर्गत प्रकाशित हो चुकी थी? तो गुणाकर मूले ने 2500 लेखन की रचना कितने वर्षों में की है? तो 25 वर्ष में इन्होंने जो है 2500 लेखन की रचना कर दी है, कुल 25 वर्षों में। ठीक है, अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं। प्रमुख रचना, अब भाई 2500 रचना तो लिख नहीं सकते हैं ना, याद भी नहीं कर सकते हैं, तो कुछ प्रमुख रचनाएं दिया गया आपके बुक में, उन्हीं सब में से कुछ प्रमुख है जिसको आपको याद रखना है। क्या है? तो एक है आपका भारतीय लिपियों की कहानी। क्या है? भारतीय लिपियों की कहानी। उसके बाद है भारत इतिहास और संस्कृति। उसके बाद है अक्षरों की कहानी, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी, भारतीय विज्ञान की कहानी, अक्षर कथा। देखिए ये 2 बार रिपीटेड हो गया, भारतीय विज्ञान की कहानी, है ना, भारतीय विज्ञान की कहानी। ठीक है, और एक हो गया अक्षर कथा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें से हमने जो इसको हाईलाइट किया है, क्यों किया है तो ध्यान से समझिए। एक ये हो गया और ये एक हो गया ये हमारा अक्षर कथा। और अक्षर कथा इनका सभी
रचनाओं में, सभी कृतियों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर है तो वो क्या था, अक्षर कथा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा गुणाकर मूल्य की सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी थी, तो अक्षर कथा। गुणाकर मूल्य की सबसे प्रसिद्ध कृति अक्षर कथा, ठीक है। सबसे ज्यादा प्राचीन लिपियों के बारे में वर्णन किसमें मिलता है, तो अक्षर कथा में ही सबसे ज्यादा प्राचीन लिपियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। सबसे प्राचीन लिपियों का इसी में वर्णन मिलता है, किसमें, अक्षर कथा में। याद रखिएगा, ठीक है। एक और है भारतीय लिपियों की कहानी। अब ये भारतीय लिपियों की कहानी हम क्यों इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, देखिए भारतीय लिपियों की कहानी जो है एक बुक है, क्या है, एक बुक है। और इस बुक में से जो है ये जो हमारा नागरी लिपि है ना उठा करके लिख लिया गया है, यानी भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक से जो है नागरी लिपि निबंध लिया गया है। समझ में आ गया, ये हो गया हमारा लेखक का परिचय कंप्लीट। तो इसका आप यहां से चाहे तो एक स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं निबंध पे, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग देख लेते हैं निबंध को, ठीक है। निबंध में यानी कि इसमें जो है जो आपका निचोड़ जो निकलता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको जरा से हम लोग कहानी के तौर पे समझते हैं, ठीक है। हालांकि ये निबंध है लेकिन आपको कहानी की तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर नागरी लिपि की बात करें तो इसमें लिपि एक शब्द आता है। क्या है लिपि, पहले क्या है इसको जानते हैं हम लोग। लिपि का मतलब होता है अपनी भाषाओं को, कोई भी भाषा है, किसी भी भाषा को चिन्हों या चित्रों के माध्यम से प्रकट करना ही लिपि कहलाता है। अब चिन्हों या चित्रों का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए हम लोग अ जो लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं, ये क्या है, एक चिन्ह ही तो है। आकार लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं, ये क्या है, एक चिन्ह है। मौ इस तरह से लिख दिए, इसको कह दिए चिन्ह। यानी ये जो चिन्ह है इसी को हम लोग लिपि कहते हैं। समझ में आ गया। अब ये लिपि लिखने का तरीका अलग हो सकता है, जैसे एक इंग्लिश का लिपि यानी अंग्रेजी भाषा का लिपि रोमन लिपि हो गया, हिंदी भाषा का लिपि हमारा देवनागरी लिपि हो गया, मराठी भाषा का लिपि हो गया देवनागरी लिपि हो गया, नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी लिपि, यहाँ तक कि देखा जाए गुजराती का भी लगभग अगर देखा जाए तो वो देवनागरी लिपि में ही आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। लिपि क्या होता है, लिपि होता है किसी भी भाषाओं को अपने चिन्हों या चित्रों के माध्यम से प्रकट करना ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। समझ में आ गया ना, किसी भी भाषाओं को चित्रों या चिन्हों के माध्यम से प्रकट करना, किसी भी भाषा को, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे, ठीक है। चलिए लिपि आपको समझ में आ गया, चिन्हों या चित्रों के माध्यम से प्रकट करना, किसी भी भाषा को चिन्हों या चित्रों के माध्यम से प्रकट करना लिपि कहलाता है। अब उसी में से एक है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा आता है भाई, तो देवनागरी लिपि की अगर बात करें इसमें कौन कौन सी भाषा आता है, हिंदी भाषा हो गया, मराठी भाषा हो गया, नेपाली भाषा, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको गुजराती भाषा भी इसमें आने का एक तरह से बोल सकते हैं कि भाई आता है इसमें, ठीक है। लेकिन आप इसको बाहर भी कर सकते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है। चल रख दीजिए भाई। देखिए देवनागरी लिपि को ही जो है यहाँ कहेंगे आप देवनागरी, नागरी, नंदी नागरी, रोमन, ये क्या लिखे हैं देखिए। देवनागरी लिपि को ही नागरी कहा जाता है कई जगहों पे, कई जगहों पे इसे नंदी नागरी कहा जाता है। अभी आपको चर्चा करके बताएंगे कि कहाँ कहाँ कहा जाता है। देवनागरी को नागरी कहते हैं, नंदी नागरी भी कहते हैं। अब ये रोमन क्यों लिखे हैं, देखिए रोमन जो है वो अंग्रेजी भाषा की लिपि है, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। क्यों, क्योंकि देखिए अंग्रेजी भाषा जो हम लोग लिखते हैं कैसे लिखते हैं, आई यानी एक, डबल आई यानी 3, भी दे दिए यानी 5, एक्स दे दिए यानी 10। तो ये जो है ये क्या है, अंग्रेजी भाषा है, लेकिन इसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रोमन संख्या पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं। तो ये कौन सी लिपि हो गई, रोमन लिपि में ये लिखी जाती है, ठीक है। तो रोमन लिपि यानी अंग्रेजी भाषा की लिपि पूछा जाएगा रोमन लिपि, हिंदी भाषा की लिपि पूछा जाएगा देवनागरी लिपि, जो कि यहाँ देखें, मराठी भाषा की लिपि पूछा जाएगा देवनागरी लिपि, नेपाली भाषा की लिपि पूछा जाएगा देवनागरी लिपि, गुजराती भाषा की लिपि पूछा जाएगा देवनागरी लिपि। इसको आप नागरी भी कहते हैं, नंदी नागरी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर देखा जाए कि देवनागरी लिपि जो है इसमें स्थिरता कब आई, यानी इसका टाइप कब बना था। टाइप मतलब समझ रहे हैं ना, देवनागरी लिपि का टाइप जो है 2 सदी पहले ही इसके टाइप बने थे। टाइप का मतलब देखिए अगर देखा जाए 2 सदी पहले की अगर बात किया जाए, 2 सदी पहले की अगर बात किया जाए, उस समय जो है ना टाइप नहीं बना हुआ था। अब ये टाइप नहीं बना हुआ था मतलब क्या, देखिए जैसे अभी जो है ओ हम लोग इस तरह से ही लिखते हैं, क हम लोग इस तरह से ही लिखते हैं, प हम लोग इस तरह से ही लिखते हैं, ट हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो 52 अक्षर है हम लोग की हिंदी में, है कि नहीं, हिंदी में कितना अक्षर है, 52 अक्षर है। ये जो अक्षर है इसमें स्थिरता कब आया, जब इसका टाइप बन गया, जब फिक्स कर दिया लोगों ने, जब साहित्यकारों ने फिक्स कर दिया कि हाँ ओ ऐसे ही रहेगा, अब सभी लोग ओ इसी तरह से लिखेगा। तो ये जब टाइप बनने लगा और उस ओ के आधार पर, क के आधार पर, आ का आधार पर, हर्षी का आधार पर, दुर्गी का आधार पर जब पुस्तक छपने लगा ना, तब से जो है इसमें स्थिरता आ गया। जब इसका टाइप बनने लगा तब से स्थिरता आ गया। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप एक वीडियो चल रहा होगा छोटा सा, यहाँ पे आप इस चीज से समझ सकते हैं कि इस तरह से टाइप बनना शुरू हो गया है ना। जिस तरह से आप कागज में देख रहे हैं कि वो टाइप राइटर से जैसे टाइप कर रहा है, तो इस तरह से जो है आ का, हर्षी का, दीर्घी का, इस तरह से टाइप करना जो है शुरू हुआ और ये टाइप जो है बन गया, जिस वजह से इसमें क्या आ गया, स्थिरता आ गया। लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया कि हाँ ये इस तरह से ओ रहेगा, ये इस तरह से क रहेगा, ये इस तरह से या रहेगा, इस तरह से ट रहेगा, इस तरह से प रहेगा।
और जिस वजह से इसमें स्थिरता आ गई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एक कि देवनागरी लिपि में स्थिरता कैसे आई या क्यों आई। तो देखिए सिंपल सा आपको लिखना है कि देवनागरी लिपि में स्थिरता आने का कारण यह है कि इसका टाइप 2 सदी पहले ही बन चुके थे, इसका टाइप 2 सदी पहले बन चुका है, और जब इसका टाइप बना तो इससे काफ़ी सारी पुस्तकें जो है प्रकाशित होने लगी, जिससे देवनागरी लिपि में स्थिरता आ गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। और देवनागरी लिपि की जो बहन कही जाती है ना, वो किसको कहा जाता है? बांग्ला लिपि को, यानी बांग्ला जो भाषा है, बांग्ला जो लिपि है, उसको देवनागरी की बहन कही जाती है। क्या कही जाती है? बहन कही जाती है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज देखिए, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी जो भाषा है, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्राह्मी भाषा से ये उत्पन्न हुआ है। कौन सी भाषा से? ब्राह्मी भाषा से। और क्वेश्चन एक तो और पूछा जाएगा, ब्राह्मी भाषा भारत की नहीं बल्कि पूरे दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा अगर पूछा जाए तो ब्राह्मी भाषा, याद रखिए। सॉरी, लिपि, भाषा अलग है भाई, सबसे प्राचीन भाषा तो संस्कृत है ना, लेकिन लिपि अगर पूछा जाए तो ब्राह्मी लिपि, और यही ब्राह्मी लिपि से हमारा संस्कृत हो गया, प्राकृत भाषा हो गया, जितने भी भाषा है वो ब्राह्मी लिपि से ही निकला हुआ है। यहां तक की बात करें देवनागरी लिपि का खुद, तो देवनागरी लिपि भी ब्राह्मी लिपि से ही निकला है। तो सर्व प्राचीन लिपि अगर पूछा जाए तो ब्राह्मी लिपि। समझ में आ गया? जैसे तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी जो भाषाएं हैं वो कौन सी लिपि से निकला है? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगला है प्रारंभिक लेख। अगर देखा जाए कि प्रारंभिक लेख हमें कहाँ से मिला है? नंदी नागरी का। अब ये नंदी नागरी एक ही चीज है भाई। ठीक है, प्रारंभिक लेख हमको कहाँ से मिला है? तो दक्षिण भारत से। ठीक है, नंदी नागरी का प्रारंभिक लेख कहाँ से मिला है? दक्षिण भारत से। क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि देवनागरी लिपि का प्रारंभिक लेख कहाँ से मिला है? दक्षिण भारत से। ठीक है, कोकण शिलालेख, राष्ट्रकूट, विजयनगर के शासकों का लेख। कोकण शिलालेख, कोकण का जो शिलालेख है यानी कि पत्थरों पर लिखा हुआ जो लेख है, और राष्ट्रकूट के राजाओं द्वारा जो लिखा हुआ लेख है, और विजयनगर के शासकों का जो लिखा हुआ लेख है, वो सभी लेख जो है ना नंदी नागरी से लिखा हुआ है। कौन सी लिपि से? नंदी नागरी लिपि से। कौन सी लिपि से? देवनागरी लिपि से। कौन सी लिपि से? नागरी लिपि से। तीनों एक ही नाम है ना। चलिए अगला है 11वीं शताब्दी के सिक्के पर, जो 11वीं शताब्दी में सिक्के जो बनाए जाते थे वो भी हमारा नागरी लिपि में पाया जाता था। और 12वीं शताब्दी के सिक्के अगर देखे जाए उसमें हमें ये प्राप्त हुआ है, वीर केरलस्य लिखा हुआ प्राप्त हुआ है, और ये वीर केरलस्य भी जो है हमारा देवनागरी लिपि में ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, 11वीं और 12वीं शताब्दी पता चल गया आपको। अब देखिए ये जो अकबर थे, अकबर एक इस्लामिक शासक थे, था कि नहीं? तो अकबर एक इस्लामिक शासक होने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया था? बहुत बड़ी बात है ये, इस्लामिक शासक होने के बावजूद भी राम सीता की आकृति इन्होंने बनवाई थी, और राम सी शब्द उस सिक्के पर इन्होंने लिखा था, लिखवाया था सिक्के पर। अकबर के काल में अपने सिक्के पर इन्होंने जो है ना राम सी लिखवाया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा इस्लामिक शासक था जिन्होंने अपने सिक्के पर जो है राम सी लिखवाया? तो अकबर। कौन से ऐसे शासक था जिन्होंने सिक्के पर जो है राम सीता की आकृति बनवाई? तो वो कौन था? अकबर। क्यों? क्योंकि देखिए इनकी जो पत्नी थी जिसका नाम है जोधाबाई, वो जोधाबाई जो है राजपूत कुल से आती थी, और राजपूत कुल से आने के कारण वो जो है अपने परंपरा को नहीं मिटाना चाहती थी। अब देखिए ये हो गया, अकबर हो गया इस्लामिक मानने वाला, और उनकी जो पत्नी यानी जोधाबाई जो है वो क्या हो गई? तो वो हो गई राजपूत राजपूत धर्म की, यानी एक तरह से बोल राजपूत कुल की। तो वो जो है अपनी परंपरा को नहीं छोड़ती। तो वो जो है क्या किया कि अपने ही घर में यानी कि अपने कक्ष में जो है उनके लिए एक भगवान, यानी उनके लिए जो, अब बताइए हिंदू धर्म में, एक सनातन धर्म में अलग अलग होता है ना, मूर्ति बना करके पूजा किया जाता है। तो उनके लिए एक जो है राम सीता की मूर्ति घर में ही एक कक्ष में बना दिया गया, और अपने ही जो है अपना ये नमाज पढ़ने का जो इनका परंपरा था वो अपना निभाते गया, और वो जो उनकी पत्नी थी जोधाबाई वो अपनी परंपरा निभाते गई। समझ सकते हैं, ऐसा ही शासक था बहुत ही। अगर पूरे मुगल काल में अगर अच्छे शासक की बात किया जाए ना, अकबर है। महान शासक की बात किया है ना, अकबर है। ठीक है, क्योंकि अकबर ने क्या किया था? राम सीता की आकृति बनवाई थी, साथ साथ राम सीय लिखा था, सिक्के पर लिखवाया था। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें कि सबसे पहले दक्षिण भारत, सबसे पहले दक्षिण भारत, यानी दक्षिण भारत को जो है ना अगर देखा जाए, अभी अगर देखा जाए दक्षिण भारत में नागरी लिपि बहुत फेमस है। क्या है दक्षिण भारत में? नाम क्या है? लिपि का नाम है नागरी लिपि। देवनागरी को दक्षिण भारत में क्या कहता है? नागरी लिपि। दक्षिण भारत में नागरी लिपि, और उत्तर भारत में देवनागरी लिपि। उत्तर भारत में देवनागरी लिपि और दक्षिण भारत। अब ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत का क्या फेरा है? देखिए ये हम अगर मान लीजिए कि ये हम भारत का चित्र बना रहे हैं, ठीक है, ये भारत का क्षेत्र, तो ये जो ऊपर का क्षेत्र हो गया और ये जो नीचे का क्षेत्र हो गया, केरल वगैरह का क्षेत्र कौन सा हो गया? दक्षिण भारत। ये ऊपर हो गया जम्मू कश्मीर का क्षेत्र कौन सा हो गया? उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में जो है ना, उत्तर भारत में उस समय अभी भी उत्तर भारत में देवनागरी कहा जाता है।
नागरी लिपि को क्या कहा जाता है, देवनागरी। और निम्न यानी कि दक्षिण भारत में जो है देवनागरी लिपि को क्या कहा जाता है, नागरी लिपि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, नागरी लिपि। और इससे पहले जो दक्षिण भारत में नागरी लिपि कहा जाता है, इससे पहले इसे सिद्धम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सिद्धम लिपि कहा जाता था। याद रखिएगा, इससे पहले क्या कहा जाता था दक्षिण भारत में नागरी लिपि को, सिद्धम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, उत्तर भारत में नागरिक लिपि को ही क्या कहा जाता है, देवनागरी लिपि। 8वीं से 9वीं सदी में नागरी लिपि जो है क्या हो गई थी, सार्वदेशिक हो गई थी। सार्वदेशिक, सार्व मतलब सभी, देशिक यानी देश में, सभी देशों में ये लिपि फैल चुकी थी 8वीं से 9वीं सदी तक। याद रखिएगा, 8वीं से 9वीं सदी में कौन सी लिपि सार्वदेशिक बन चुकी थी, याद रखिएगा, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, नंदी नागरी लिपि। नाम एक ही है, ठीक है, मतलब नाम अलग अलग भले है लेकिन शब्द एक ही है, मतलब उसका एक ही है। ठीक है, सार्वदेशिक मतलब क्या, मतलब पूरे देशों में इसका प्रचलन हो चुका था, पूरे देश में ये लिपि लिखा जाने लगा था। तो 8वीं से 9वीं सदी में नागरी लिपि का सार्वदेशिक हो चुका था, ये इसका प्रचलन हो चुका था। अब देखिए, इसका जो उत्पत्ति है, देवनागरी लिपि जो हो गया, जिसको नागरी लिपि भी कहते हैं, नंदी नागरी लिपि भी कहते हैं, तो इसका जो नाम है ना, इसका नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, कि लोगों ने इसको देवनागरी क्यों कहा, भाई नंदी नागरी क्यों कहा, नागरी लिपि इसका नाम क्यों कहा, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो लोगों ने जो है, ये जो बड़े बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने अनुमान लगाना शुरू किया, और अनुमान लगाते हुए उन्होंने कुछ तर्क दिया, और इस तर्क को जो है पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हो पाया कि भाई देवनागरी को जो है देवनागरी नाम क्यों पड़ा, नागरी का नाम नागरी क्यों पड़ा, मतलब नागरी लिपि का नाम नागरी लिपि क्यों पड़ा, नंदी नागरी लिपि का नाम नंदी नागरी क्यों पड़ा। तो इस संबंधित जो है ना काफ़ी सारे विद्वानों में मतभेद पाया गया। तो और उसमें कुछ तर्क दिया जाता है, कुछ कुछ विद्वानों ने तर्क भी दिया। हमने यहाँ पे 2-3 विद्वानों का जो है तर्क को नोट किया है, और आपके बुक में यही 2-3 विद्वान का ही है। ठीक है, तो 2-3 विद्वान देखिए, एक विद्वानों का तो कहना है उत्पत्ति इसका कैसे हुआ, इसमें बहुत ही मतभेद है। एक विद्वानों का कहना है कि भाई गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने देवनागरी लिपि का पहली बार प्रयोग किया था। क्या बोल रहे हैं, गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इस लिपि का पहली बार प्रयोग किया, इसलिए इस लिपि का नाम नागरी लिपि पड़ा। क्या बोल रहे हैं, गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने, गुजरात ये वाला क्षेत्र है ना, ये पूरा जो है क्या है, गुजरात है, तो गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इस लिपि का पहली बार प्रयोग किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, तो नागरी लिपि पड़ा। याद रखिएगा ये, ठीक है। और दूसरा जो मतभेद है, यानी दूसरा जो उसका एथी है, मत है, वो क्या कहता है नहीं, इसका प्रयोग जो है ना काशी में पहली बार हुआ था। क्या हुआ था, काशी में इसका प्रयोग, इस लिपि का प्रयोग पहली बार काशी में हुआ था, और काशी देव की नगरी है, देवों की नगरी है, तो काशी देव की नगरी है, और यहाँ पे लिपि का प्रयोग हुआ है, जिस लिपि का प्रयोग हुआ है तो उसको नाम कन्वर्ट कर दिया, भाई ये देव की नगरी है, तो यहाँ लिपि का प्रयोग हुआ तो देवनागरी लिपि। और ये एक नगर है, कैसी नगर, तो देव का नगर, देवनगर, ठीक है, देवनगरी, तो यहाँ पे लिपि प्रयोग हुआ तो देवनागरी लिपि नाम रख दिया। ठीक है, तो काशी में प्रयोग हुआ, यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा किस लिपि को या फिर कौन से शहर को देवनगर कहा गया है, तो काशी को। ठीक है, काशी में प्रयोग हुए कौन सा लिपि, तो भाई जौन लिपि काशी में प्रयोग हुआ, इसलिए इसका नाम देवनगरी पड़ा। क्यों, क्योंकि काशी एक देवनगरी है। ठीक है, ऐसा विद्वानों का कहना है भाई। अगला देखिए, और इसमें से जो है एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है पादताडितकम। इस ग्रंथ में यह देखने को मिला है कि पटना को इसने क्या कहा है, नगर कहा है। इस ग्रंथ में यानी पादताडितकम जो नगर है, ग्रंथ है, इसमें पटना को नगर कहा गया है, और इस नगर के कारण ऐसा माना जाता है कि शायद यहाँ पे नगर कहा गया है, तो यहाँ पे इस लिपि का प्रयोग पहली बार हुआ है, इसलिए इसका जो है नाम पड़ा नागरी लिपि। ऐसा मानना है विद्वानों का। बस आपको इतना फोकस नहीं करना है कि क्या था लफड़ा उतना, लेकिन हाँ आपको जो है क्या करना है, सब लफड़े में नहीं पढ़ना है उतना कि कैसे हुआ नहीं हुआ, बस जितना आपको बताए बस इतना याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नागरी लिपि का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ, तो बस आपको बता देना है, क्योंकि कई विद्वानों का नागरी लिपि के उत्पन्न के संबंध में कई विद्वानों का मतभेद दिखाई देता है। इसके संबंध में कोई विद्वान सटीक उत्तर नहीं दे पाता है, जिसमें कि कुछ विद्वानों का कहना है कि इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया था, जिस कारण इसका नाम जो है नागरी लिपि पड़ा। या फिर कुछ विद्वानों का इनमें मतभेद है कि काशी में इनका प्रयोग सबसे पहले किया गया था, और काशी हमारा देवनगरी कहलाता है, इसलिए यहाँ पे जिस लिपि का प्रयोग किया गया उसको देवनागरी लिपि का नाम दिया गया। और तीसरा, और इनमें से एक ग्रंथ है पादताडितकम ग्रंथ में यह देखने को मिला है कि पटना को नगर कहा गया है, इस कारण यहाँ पे प्रयोग होने वाले लिपि को जो है नागरी लिपि कहा गया है। ठीक है, चलिए
अगला है विजयनगर के शासक ने, विजयनगर का जो शासक हुआ करता था, जैसे कृष्णदेवराय कहाँ का है, विजयनगर का शासक है, तो विजयनगर के शासकों ने क्या किया था 14 से 15वीं सदी में, 14वीं से 15वीं सदी में इसका जो है नाम क्या रखा था, नंदी नागरी। क्वेश्चन पूछेगा नंदी नागरी नाम कौन से शासकों ने, कहाँ के शासकों ने रखा, नागरी लिपि को नंदी नागरी किस शासकों ने कहा, तो याद रखिएगा विजयनगर के शासकों ने, विजयनगर के शासकों ने नागरी लिपि को कौन सा नाम दिया, नंदी नागरी का। कब दिया था, 14 से 15वीं सदी में, राइट। देखिए अगला है हिंदी के आदि कवि है, बहुत ही फेमस है भाई सरहपाद, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। हिंदी के आदि कवि कौन है, सरहपाद, इनकी एक फेमस रचना है जिसका नाम है दोहा कोश, ठीक है। हिंदी के आदि कवि सरहपाद, इसकी रचना है दोहा कोश। अब देखिए कर्नाटक में एक पर्वत है श्रवणबेलगोला पर्वत, है ना, एक जगह है श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में जो है महावीर, जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक माना जाता है, महावीर स्वामी का क्या हुआ था, वहां पे निधन हुआ था श्रवणबेलगोला में, यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य का भी वहीं पे निधन हुआ था। तो वही श्रवणबेलगोला वाला बात कर रहे हैं, ठीक है, याद भी रखिएगा ये तो कि महावीर महावीर जैन का निधन कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला में, ठीक है। कर्नाटक श्रवणबेलगोला में कौन सा तीर्थस्थल है, तो गोमतेश्वर तीर्थस्थल, कौन सा तीर्थस्थल, गोमतेश्वर तीर्थस्थल, याद रखिएगा गोमतेश्वर तीर्थस्थल, साथ साथ यहाँ पे जैनियों का भी तीर्थस्थल है, ठीक है। अगला है गुर्जर प्रतिहार, बाहर से, गुर्जर प्रतिहार कौन था, क्वेश्चन पूछा जाएगा गुर्जर प्रतिहार कौन था, तो गुर्जर प्रतिहार एक शासक था, बाहरी आक्रमक था, एक बाहरी आक्रमण करने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया था, भारत पर आक्रमण करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, मतलब समझ रहे, कन्नौज पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद वहां के राजाओं को पराजित करके इन्होंने जो है उस पर आधिपत्य जमा लिया था अपना, किसने, गुर्जर प्रतिहार ने, याद रखिएगा ये, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार कौन थे भाई, क्वेश्चन पूछा जाएगा गुर्जर प्रतिहार कौन थे, तो गुर्जर प्रतिहार बाहर से आए एक व्यक्ति थे, या फिर एक बोल सकते हैं कि विदेशी यात्री थे या विदेशी व्यक्ति थे, जिन्होंने कन्नौज पर क्या कर लिया था, आक्रमण करके उस पर अधिकार अपना जमा लिया था, ठीक है। इंदौर के पास एक तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है अक्सर कि इंदौर के पास क्या है, तो बेतमा इंदौर के पास क्या है, बेतमा, बेतमा एक जगह है भाई, इंदौर के पास क्या है, बेतमा। बस ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और अगर आप कहें कि भाई नहीं इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको जो है बहुत ही जल्द, यहाँ तक कि डिस्क्रिप्शन में आपको उसका जो है हम लिंक दे दिए हैं, वहाँ से क्लिक करके आप इसका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दे सकते हैं। तो चाहे आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, और नोट्स जो बनाना है ऐसे ही आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।